प्यारे बच्चों, आप सबको इस बात की बेसब्री से इंतज़ार था कि भाई जो एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या चैप्टर वाइज जो आपने कहा था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आप बताएं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपके पेपर का टाइम है और आपने जितनी पढ़ाई पूरे साल नहीं की, मुझे विश्वास हो रहा है और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि एक एक चैप्टर और पॉइंट वाइज आप स्टडी कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आपको मदद करने के लिए और आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और आप सब बेहतर अंकों से पास हो सको, इसके लिए मैंने चैप्टर लाया हूँ। तो पहले इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर आ रहा है इस बार, एक तो पालमपुर और एक सेकेंड चैप्टर है और एक थर्ड नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? एक तो पहला है तीसरा पॉवर्टी एज अ चैलेंज और दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा आपके चैप्टर का नाम मैं बता दूं, दूसरा है पीपल एज रिसोर्स। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर का करते हैं हम। क्या नाम है चैप्टर का? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये चैप्टर जो चैप्टर थर्ड है उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपका चैप्टर घूमता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, तीसरा चैप्टर क्या कह रहा हमें? तीसरा चैप्टर थर्ड, एलुसिडेट द टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। ये इसका आंसर यहां से शुरू होता है, ये आंसर है। तो ये 5 नंबर के लिए हमने किया है कि यदि 5 नंबर में पूछता है तो भी आंसर है, 3 नंबर में पूछता है तो 3 पॉइंट लिखना, 1 नंबर में पूछता है तो 1 पॉइंट लिखना, ये ध्यान रखना है। और ये पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी सीधा पूछेगा कि मनरेगा क्या होता है, तो इन सब बातों के लिए हमने इसका स्टार्ट किया। हिंदी वाले मैं हिंदी में समझाऊंगा तो आप उन बातों को ध्यान रखें, इंग्लिश वाले को इंग्लिश देखना। तो लिखा है आंसर में क्या है? लिखा है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स अफेक्टिंग पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आर। भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उसका पहला का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, गारंटी कार्यक्रम 2005। इसमें क्या क्या हुआ था? तो आइए देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या हुआ था। इट एम्स, ये क्या कह रहा है? इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days of wage employment to every household to ensure security of livelihood। मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ब्लर हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो ये मत सोचना। इन रूरल एरियाज इट ऑल्सो एम्स एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट। मतलब यदि बाढ़ से या सुखाड़ से या किसी कारणवश रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो सरकार उसको 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करने का कार्यक्रम मनरेगा, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? मनरेगा, मनरेगा है ना, मनरेगा 2005 है, ठीक है। तो मनरेगा इसको कहेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये ध्यान रखना है। इसको ये भी पूछेगा कि कब लॉन्च हुआ या कब, तो ये भी आप लिख दोगे। आप पॉइंट और इसके आंसर को अच्छे से लिख लेना। आगे ये क्या कह रहे हैं ये आप देख लेना कि 100 दिन का रोजगार कम से कम। दूसरा इन्होंने क्या प्रोग्राम चलाया था? तो उसका PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार, ये कब और क्या हुआ था इसमें? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इट वॉज स्टार्टेड इन 1993। द एम ऑफ द स्कीम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द रूरल एरियाज एंड टाउन्स। द यूथ आर प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज।
मतलब ग्रामीण क्षेत्र के युवा को, पढ़े लिखे युवा को स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये कब चलाया गया, तो 1993 में। तो ये कार्यक्रम था। दूसरा हमने नाम लिया। तीसरा कार्यक्रम क्या था, तीसरा है REGP। क्या है, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1995। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू ये क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इसका भी एम था 1995 में चलाया गया कि स्वयं रोजगार क्रिएट करे और लोगों को भी रोजगार दे। इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया। अगला जो चौथा है, चौथे कार्यक्रम का नाम है, क्या है, SGS। क्या है इसका, SGSY और योजनाएं, है ना। तो मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1919, मतलब 1999 में लागू किया गया। द एम इज टू ब्रिंग द ब्लड दिख रहा है, असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। तो इस तरह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को रोजगार देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। तो ये आप ध्यान रखना है, शॉर्ट में नाम याद रख लोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। अगला लिख रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी कि PMYGP, PMYGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पूरा नाम पूछेगा PMGY। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000 अंडर द additional central assistance is given to states for a basic service like primary education, है ना, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिसिटी। ये कार्यक्रम चलाने के लिए ये चलाया गया कौन सा जी, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नहीं, इस प्रकार हमने ये पहले प्रश्न का डिस्कस किया। पहले प्रश्न में भारत सरकार के द्वारा जो 5 कार्यक्रम हमने डिस्कस किया, जिसके तहत गरीबी को यानी निर्धनता को कम करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, उसका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, देश में गरीबी निर्धनता के या दूसरे देशों में भी, ये बताएं इसका कारण क्या क्या। तो ये अपने मन से भी लिख सकते हो। आंसर इसमें क्या लिखा गया है जी, आंसर है द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया आर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक शासन। इसको हम क्या लिखेंगे, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूं, शासन, औपनिवेशिक शासन। इसमें क्या हुआ था जी, औपनिवेशिक शासन में क्या हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो 200 लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, यहाँ के संसाधन रिसोर्सेज को लूट खसोट के बर्बाद कर दिया और लेके अपना थैला भर के ले गया। तो इसके कारण देश को गरीब करके छोड़ा। इंडिया went through a long phase of low economic development under the British colonial administration. The policies of the colonial government ruined additional handicraft and discouraged development of industries like textile. मतलब भारत में सूती कपड़े के उद्योग को सबसे ज़्यादा नष्ट किया कॉलोनियल सरकार यानी अंग्रेजों ने। जो पूरे वर्ल्ड में 30% मार्केट पर कब्जा था भारत का, उसको लाके बहुत कम परसेंटेज पे लाके छोड़ा। सेकेंड पॉइंट है कि हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगार या निर्धनता को क्रिएट करने में, गरीबी को जन्म देने में बहुत बड़ा मतलब रोल निभा रहा है। तो ये आप पढ़ लोगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण क्या होता, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाता, उसको शिक्षा के लिए, उसके हेल्थ के लिए सरकार को, परिवार को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दैट्स वाई इट अफेक्ट्स द ग्रोथ रेट एंड द एम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये पॉइंट आप
पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो पॉवर्टी हाईली पॉपुलेशन वाला हो गया। थर्ड कह रहा है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब विकास का निम्न दर। सभी सरकार उच्च विकास दर की बात करता है, लेकिन आए दिनों मतलब जो भारत का जो डेवलपमेंट रेट है वो लो है, जिसके कारण गरीबी बहुत ज़्यादा है। द actual rate of growth in the India has always been below the required level। जितनी आवश्यकता है उससे विकास दर नीचे है। This has been resulted in the less job opportunities। This has been accompanied by a high growth rate of population। जनसंख्या अधिक बढ़ रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भारत में। अगला फोर्थ पॉइंट कहा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन केवल पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ रेट, ऑल दो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस, मतलब इसका पूरा पॉइंट यहाँ पे नहीं आ सका है कि रिसोर्स से। ऑल दो ये क्या लिखा, ऑल दो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट the resources have not been created as much as the population is increasing day by day। That's why it is also the main point है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस। कहीं पे क्या है कि सम पर्सन हैव सो मेनी लैंड्स बट द सम पर्सन आर लैंडलेस, मतलब किसी के पास भूमिहीन है और कोई हजारों एकड़ का जमीन का मालिक है। दिस इज ऑल्सो द मेन रीजन। तो ये इस पॉइंट को तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, बढ़ती जनसंख्या, कम विकास दर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड बहुत सारी बातें लिख सकते हो। इसके बाद हम कहेंगे कि डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके कारण भी ये होता है। तो दीज आर द कॉजेस। तो इस तरीके से आपने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर। इस प्रश्न का जो सेकेंड प्रश्न था उसका तो अपने मन से भी आप आंसर, बेहतर आंसर सोचना लिखना। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आए दिन ये पूछता है, पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी कभी सीबीएसई 2012 में पूछा। लिखा है कि पॉवर्टी इज अ कर्स अपॉन ह्यूमैनिटी, एक्सप्लेन। निर्धनता यानी गरीबी मानवता पर एक अभिशाप है, इसकी व्याख्या करें। हिंदी में हुआ। ये प्रश्न है तीसरा और ये आंसर है। अब देखो, गरीबी मानवता पर एक अभिशाप है कि नहीं। गरीब लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती, गरीब लोगों को प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलता, गरीब लोगों को प्रॉपर मकान नहीं मिलता। बेचारे रोड किनारे कैसे भी सोते हैं, टूटे फूटे मकान। बारिश आती है तो भीगते हैं, धूप आता तो उसमें दिक्कत होती, सर्दी में दिक्कत होती। तो ये एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, Indeed, poverty is a curse upon humanity because the poor cannot afford belly full meals a day। मतलब उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। The poor do not have a proper roof on their heads to protect themselves from कोल्ड, रेन एंड हीट। गरीब को एक व्यवस्थित छत नहीं मिलता उसके सर पे जिससे वो ठंडी से, गर्मी से और बारिश से बच सके। बेसिक एसेंशियल्स लाइक क्लोथिंग, ऑयल, सोप एक्सेट्रा मिसिंग इन द डेली रूटीन ऑफ द पुअर। दे कैन नॉट एफोर्ड मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। जो बेसिक संसाधन है, रोटी, कपड़ा और मकान, साबुन, सर्फ, शिक्षा, ये सब, ये भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट देखने से पहले थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं इसको ताकि हम अच्छे से फोकस करें। 4 पॉइंट है, 3 नंबर में देता है तो 3 पॉइंट, 4 नंबर में देता है तो 4 पॉइंट, 5 नंबर देता है 5 और 1 में 1। इसमें लिखा है कि सिक मेंबर्स ऑफ द फैमिली सफरिंग फ्रॉम सीरियस elements like TB, cancer, etc. cannot be looked after in the absence of medicine। इन्हें बीमारी भी हो तो दवाई नहीं प्राप्त होता। In the absence of saving on account of very low income, the poor fall an easy prey to indebtedness। मतलब इनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, बल्कि कईयों का तो अकाउंट भी नहीं होता। एक दिन नहीं परिश्रम करें तो दूसरे दिन भोजन नहीं प्राप्त होगा, जिसके कारण बीमारी होती है तो ये मर भी जाते। तो these are the points which highlights that how poverty is curse
अनह्यूमनिटी, गरीबी ये मानवता पर एक अभिशाप कैसे है इसके। तो ये 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने कॉपी में लिखना, इसके पॉइंट्स भी लिख लेना। अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। प्यारे बच्चों, ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स। क्या नाम है चैप्टर का? पीपल एज रिसोर्स। तो ये चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर के लिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि कुछ ही क्वेश्चंस में चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं ताकि चैप्टर कवर हो जाए और कोई भी क्वेश्चंस छूटे नहीं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने लिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच पीपल appear to be employed but actually they are not। मतलब क्या होता है कि एक खेत में 3 लोगों का काम है और 6 लोग, 8 लोग, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो ये वो अपीयर्ड तो होते हैं कि रोजगार है, लेकिन वो होते नहीं हैं। इट इज़, और ये क्या होता है कि मौसम के खास मौसम में, मान लीजिए ऊन बनाने वाले, मतलब ऊन से कपड़े बनाने वाले, स्वेटर बनाने वाले गर्मी के मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। या आपके यहाँ गन्ने की खेती होती है, तो जो गन्ने के खेत में काम करने वाले मजदूर है वो बाकी समय में, गन्ने के कटाई के समय में तो उसको रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन बाकी समय में बेरोजगार हो जाते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो मतलब ये 2 अंतर इसमें, एक अंतर बताया। दूसरा अंतर की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर। ये कौन से सेक्टर में पाया जाता है? ये जनरली खेती, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है, कृषि क्षेत्र में। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कृषि आधारित जो उद्योग होता है उसमें पाया जाता है ये वाला। इट इज़ मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। एंड इट इज़ फाउंड बोथ इन रूरल एंड अर्बन, बोथ एरियाज। ये दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है, डिस्गाइज्ड एंड सीजनल। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम। जो पहला क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज, जो इसमें सेलेक्ट किया है पीपल एज रिसोर्स का, कि एनालाइज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। जो निर्धनता का कारण था ना, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रीजन ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट में और पॉवर्टी में थोड़ा फर्क तो है, लेकिन बहुत सिमिलर भी है। तो आप लिख सकते हो इसमें क्या क्या लिखा है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसमें भी तो यही था, मतलब जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि। अब इसके कारण लिखना कि 121 करोड़ हो गया है, आज़ादी के समय में बहुत कम पॉपुलेशन था। लिखा ना, पॉपुलेशन हैज़ बीन कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 360 मिलियन इन 1951। 1951 में 361 मिलियन था, अब इतना हो गया 1210 मिलियन के करीब 2011। तो अब इसके इतने लोगों को रोजगार देना भारत सरकार के लिए भी थोड़े से ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, मतलब कृषि पर ज़्यादा निर्भरता, यानी कृषि पर ज़्यादा निर्भरता के कारण क्या होता कि रोजगार, अब ज़मीन तो उतनी ही है लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब जो कृषि आधारित उद्योग है
वो पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, उसका कोई विकास नहीं हो सका, उसको सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको नए तरीकों से डेवलप करने की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट आप यदि लिखते हो तो आपको मार्क्स और उसको एक्सप्लेन आप अपने ढंग से भी, सब क्वेश्चंस के पॉइंट अच्छे तरीके से याद करना। समझ पा रहे हो? इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, जिसके कारण मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। इस सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखना, बार बार वीडियो को देखना, और कम से कम इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा अपने तरीके से भी एक्सप्लेन करोगे, लेकिन राइट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट सही सही लिखना। लिखा हुआ है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो उद्योग है उसका भी विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है, इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का मतलब होता है जो आधारभूत संरचना है, मतलब बिल्डिंग, जैसे स्कूल के शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए बीमारी को दूर करने के लिए, और सब चीज़ों का संसाधन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सका। तो दीज वर द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं जिसके कारण आपका बेरोजगारी बढ़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। व्हाट इज, ये कौन सा आ गया, एक मिनट, इससे पहले भी तो कोई क्वेश्चन था। अच्छा, एनालाइज, ये रहा, एनालाइज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, वो क्वेश्चन रह गया क्या, और इसके बाद ये हो गया, ये रह गया क्या, सर्व शिक्षा अभियान। एक मिनट देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज एंड, ये हो गया, दोनों में फर्क हो गया। इसके बाद इसमें क्या हो गया कि एनालाइज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, ये भी आपसे पूछेगा। अब आते हैं, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर से, ये तो छोटा है, इसका पॉइंट आप याद रख लेना। लिख रहा है कि व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो पॉइंट पढ़ने के बजाय सीधा मैं बता देता हूँ, पॉइंट पढ़ने के बाद सीधा मैं बता देता हूँ। इट इज़ अ स्कीम, ये आंसर, इट इज़ अ, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंडर विच एलिमेंट्री एजुकेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रेन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सीधा आंसर अभी बताया कि एग्रीकल्चर है। कौन सा है, एग्रीकल्चर। अगला लिख रहा है, चलिए अगला पढ़ने से पहले इसको ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है व्हिच इज द मोस्ट लेबर, ये क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसेस, हो गया, व्हिच इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब सबसे ज्यादा मजदूर की आवश्यकता किस सेक्टर को होती है। 3 सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इन तीनों के बीच में अंतर, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में अंतर जरूर याद कर लेना। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। 5 नंबर में पूछता है तो उसके हिसाब से 3 नंबर में 3 नंबर के हिसाब से, और 1 नंबर में 1 नंबर के हिसाब से, तीनों तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। तो ये है, पूछ रहा है कि हुई मतलब किस सेक्टर में ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, तो प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन, चूज द करेक्ट आंसर। व्हिच, ये पूछा 2010 में, 2012 में, 2010, 11, 12 लगातार पूछा। व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन। सीधी बात हमने कहा था ना, सीधी बात, नो बकवास, 6 से 14 साल इसका आंसर है। 6 to, ये प्राइमरी सेक्टर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इसको मत काउंट कर लेना, ये तो 1-1 नंबर का है, इसको एक ही में काउंट करना। हाँ, गवर्नमेंट हैज बीन, ये क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एम्ड टू एनकरेज द अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल एंड इंप्रूव देयर, है ना, न्यूट्रिशन स्टेटस।
न्यूट्रिशन स्टेटस का क्या मतलब है कि मतलब इसमें से कौन सा प्रोग्राम भारत सरकार का लोगों में, बच्चों में रोजगार, क्या कहते हैं, अटेंडेंस को बढ़ाया और साथ के साथ क्या किया कि उसके न्यूट्रिशन लेवल यानी कि पोषण तत्व भी दिया। तो मिड डे मील सीधा आपको ये पता है, मिड डे मील के कारण जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो आए भी, और इसके बाद उनको क्या हुआ, मिड डे मील के कारण आए भी और इनरोलमेंट भी बढ़ा, उनका न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज सेट स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड, मतलब सरकार ने लगभग सभी मतलब जिला में स्कूल खोला। भारत सरकार ने देश के सभी जिलों में एक स्कूल खोला, उसका क्या नाम था, आर्मी स्कूल, नवोदय विद्यालय, या आगे का देखते हैं ऑप्शंस, या सैनिक स्कूल या मिशनरी स्कूल। तो इसका आंसर था बी वाला, नवोदय विद्यालय। क्या आंसर था, नवोदय विद्यालय। इसका आंसर है नवोदय विद्यालय, ये आप टिक कर देना। नवोदय विद्यालय लगभग भारत सरकार का, लगभग भारत के सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय से अलग, इसमें बच्चे रहते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा, खाना पीना, रहने की व्यवस्था होती है। 6ठी से लेकर 12वीं तक का है। नेक्स्ट लिख रहा है नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बर्थ रेट। क्या कहा जाता है, बर्थ रेट। 1000 पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। नंबर ऑफ डेथ्स फॉर एवरी 1000 पीपल इन ईयर इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है डेथ रेट। मतलब 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर उसके बाद जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो जितने मरते हैं उसको डेथ रेट कहा जाता है। इन रूरल इंडिया 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2 तरह का बेरोजगारी है। वो कौन कौन सा है, तो ये चारों में, तो इसमें सीधा दिया है कि कौन सा, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, तो आपको इसे याद रखने की आवश्यकता है, तो याद रख लेना। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब ये हो ही गया है। इसमें थोड़े से और रह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ लिख रहा है कि 1 मिनट, Which of the following occupation comes under primary sector? तो भाई फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फॉरेस्ट्री क्योंकि एग्रीकल्चर टाइप है, यानी पेड़ पौधों से सीधे नेचुरल चीजें हैं। Which of the following is not activity of primary sector? ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो देखो ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री नेचुरल चीजों से प्राप्त करने वाला है, तो इसलिए प्राइमरी में आएगा, और ट्रांसपोर्ट प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच इकोनॉमिक सेक्टर? बैंकिंग किस में आएगा, टर्शरी में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या मैन्युफैक्चरिंग में? तो टर्शरी सेक्टर में आता है बैंकिंग, जॉब करने वाला सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा है, इंपॉर्टेंट है, यही मैं ढूंढ रहा था पहले। लिख रहा है कि एक्सप्लेन द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। 2011 में पूछा, 10 और 11 में। गिव द, या इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ सकता है, गिव 3 मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव लिटरेसी कंडीशन इंडिया। भारत सरकार ने भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए या भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, उसकी व्याख्या करें। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। मतलब लड़की की शिक्षा खास तौर पे से, और सभी की शिक्षा बढ़ाने के लिए, खास तौर पर लड़की की शिक्षा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। भारत के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय खोला गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को मदद मिल सके। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल्स स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज। ये सब स्थापित किया गया। और ये भी है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ये पॉइंट आप पढ़ लेना, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान। और आखिरी पॉइंट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज बीन पास बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये सेकेंड चैप्टर का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसके पॉइंट को जरूर याद रख लेना, एक्सप्लेनेशन अपने ढंग से भी कर सकते हो, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन करना, कम टाइम हो तो पॉइंट याद रखना ताकि आप एक्सप्लेन कर सको। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो कौन सा है, पालमपुर विलेज के बारे में। चैप्टर थर्ड जो फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स का है, हमने तीन चैप्टर है इकोनॉमिक्स में जो आ रहा है एनुअल एग्जाम में। तो पहला चैप्टर हमने थर्ड किया, सेकंड किया और फर्स्ट कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर है द विलेज पालमपुर, मतलब किस चीज़ के बारे में है, पालमपुर विलेज के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को दिखाया गया है। इस चैप्टर का पर्पस है कि जो रूरल एरियाज़ है, आपका गांव है, उसमें किस तरह से रोज़गार क्रिएट होते हैं, मतलब ये सब सारी बातें, आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कौन सा प्रॉब्लम है। तो इसमें से तीन क्वेश्चन हम करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछने की पूरी संभावना है, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एनालाइज एनी 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ रूरल इंडिया, या इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। क्योंकि विलेज है तो फार्मिंग एक्टिविटीज तो होगा ही, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब गैर कृषि क्षेत्र का जो कार्यक्रम होता है या कार्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले गैर कृषि कार्य के बारे में बताएं। एनालाइज एनी 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, गैर कृषि क्रियाकलाप, या व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन फार्मिंग एक्टिविटी एक्सप्लेन, मतलब गैर कृषि क्रियाकलाप। या आपसे इस चैप्टर में क्या है कि पालमपुर विलेज में खेती के अलावा एक्सेप्ट एग्रीकल्चर व्हिच नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस, कौन कौन सा होता है, तो ये है। तो आपको इसमें मैंने जब वीडियो बनाया था इस चैप्टर का तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से होता है। These are the activities other than agriculture. Only 25% of the people of the Palampur village are engaged in these activities. Those are dairy, मतलब दूध उत्पादन, small scale manufacturing. डेयरी में क्या होता है, दूध का उत्पादन, ये तो आप एक्सप्लेन कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई कठिनाई का सामना होगा, तो ये आप लिख लेना। इसके बाद है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे छोटे सामान बनाते गांव की महिलाएं हैं वो सब। द शॉप कीपर्स ऑफ द पालमपुर, गांव में बाजार से लेकर मार्केट से लेकर छोटी दुकान होते हैं और उसमें सामान बेचा जाता है, तो ये आप पॉइंट याद रख लेना। अगला लिख रहा है शॉपकीपर इन पालमपुर है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट, मतलब शहर से गांव की ओर कोर्ट कचहरी मेडिकल हॉस्पिटल शिक्षा के लिए लोग आते जाते हैं, तो तांगा चलता है, कहीं पे मतलब मोटर गाड़ी ये सब चलता है। तो दीज आर द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ व्हिच आर प्रैक्टिस्ड इन पालमपुर विलेज। इसके जरिए आपको ये भी कहा जा सकता है कि गांव में कृषि के अलावा कौन कौन से संभावना है कि काम हो सकते हैं, तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो आपके मन से भी कि मतलब खेती को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या करोगे, विच स्टेप्स शुड बी टेकन टू एनकरेज एग्रीकल्चर या टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करोगे, तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिख सकते हो कि HYV सीड का उपयोग करेंगे, वी विल यूज़, या HYV सीड्स शुड बी यूज्ड। इसके बाद हम मैन्योर को यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। ये पॉइंट अपने मन से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इन इंडियन एग्रीकल्चर। Though the sources of green revolution has, the success of the green revolution has made India self-sufficient in food, but it is also responsible for degradation of environment. Do you agree? Justify your answer. देखो, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, तो 1970 के डेकेड में भारत में जो ग्रेन यानी कि गेहूं के उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई, हाईली किस्म के एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स और इसके बाद सीड्स का इस्तेमाल करने के कारण, तो एक तरफ जहां भारत को आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया एग्रीकल्चर में,
अन्न के उत्पादन में। वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत सारे बैड इम्पैक्ट भी हुए। क्या क्या बैड इम्पैक्ट हुए? तो यहाँ की मिट्टी को ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कारण डिग्रेडेशन हो गया, ज़्यादा पानी देने के कारण मिट्टी खराब हुआ और वाटर लेवल नीचे चला गया। इसके बाद दलहन के उत्पादन में अब उसकी जगह पे जो दाल होती थी वहाँ पे गेहूं का उत्पादन होने शुरू हो गया, जिसके कारण दलहन उत्पादन में पल्सेस के ग्रोथ में काफ़ी कम आया। इसने क्या क्या लिखा है? तो देखो इसमें लिखा है कि हाई प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक लाभ या 2 लाभ या 4 लाभ, व्हाट आर द बेनिफिट्स या बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो कहेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बना दिया अन्न के उत्पादन में। इंडिया बीकेम द सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। लेकिन बैड इंपैक्ट कहेगा तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं इसके पक्ष में भी, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन को अच्छे से कर लेना है ना। इन मेनी एरियाज द ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी खराब हो गया इसका। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल इरिगेशन, द रिड्यूस द वाटर टेबल। मैंने बताया कि जमीन की जो पानी है वो बहुत नीचे चला गया काफ़ी पानी के उपयोग करने के से। तो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके करना। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये हो गया। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज ऑल्सो पॉल्यूटेड द ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के कारण जमीन दूषित हो गया, पानी दूषित हो गया। The continuous use of chemical fertilizers has led to the degradation of soil. Thus, more and more fertilizers need to be used to achieve the same level of output. आदत सी लग गई। अब बचपन से ही आप केमिकल देने लगेंगे बच्चों को तो उसको भोजन की बजाय उस पर आदत लग जाएगी। तो एग्रीकल्चर में भी दीज वर द इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच one is the most important. Explain the 4 requirements of production of goods and services. की क्या है? What are the various requirements of the production? Explain them. मतलब कह रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सा है, पॉइंट याद कर लो, बाकी आप एक्सप्लेन कर लोगे। मतलब किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए तो आपने पढ़ा इस चैप्टर में कि लैंड यानी भूमि, आधारभूत संरचना के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, हिंदी में पूछेगा। लैंड यानी भूमि, लेबर यानी मजदूर, फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी। समझ पा रहे हो? इसके बाद क्या कह रहा है? भौतिक पूंजी। आगे लिख रहा है थर्ड हो गया फिजिकल कैपिटल के बाद ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट याद रख लेना, ये आपको याद। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब पालमपुर। आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अरे बहुत सारे नहीं हैं, पालमपुर विलेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लो। एक एक लाइन, 1 लाइनर है, 1 MCQ में भी कह सकते हो। ये लिख रहा है कि व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर। पालमपुर के लोगों का मेन एक्टिविटी क्या है? तो कहेंगे फार्मिंग। लिखा है मेक्स अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। बता दिया नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, डेयरी, ये सब आपने अभी पढ़ा है। व्हिच इज द नियरेस्ट विलेज टू पालमपुर? तो रायगंज। हाउ मेनी फैमिलीज लिव? कितने फैमिली रहते हैं? 450। हाउ मेनी स्कूल्स? तो लिखा है कि देयर इज ओनली हाई स्कूल एंड 2 प्राइमरी स्कूल, ये है। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? तो यूज्ड पालमपुर आर तांगाज, रिक्शाज, बोगेस एंड ट्रैक्टर्स, ये है। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? ये क्या कह रहा है? What is the aim of the production? The aim of the aim या objective of the production is to produce goods and services through which we can satisfy our needs. मतलब जिससे हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें, प्रोडक्शन का यही लक्ष्य होता है। लिस्ट द 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन के 4 फैक्टर्स लिखो। क्या लिख रहा है? लिस्ट द 4 मेजर फैक्टर। तो कौन कौन सा है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये याद रख लेना। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स में आपके ये क्वेश्चंस हो गए। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन रूरल एरियाज व्हिच स्टेप्स विल यू टेक
टू इंक्रीज द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, मतलब खेती तो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि छोटे छोटे स्केल बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, डेयरी का करेंगे, विद्यालय, हॉस्पिटल और सभी बैंक वगैरह, छोटे छोटे बैंक, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन इन रूरल एरियाज। तो इकोनॉमिक्स में इतना ही। अब हम नेक्स्ट एक बुक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और ये आपके पेपर में बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।